हेलो फ्रेंड्स, टुडे एट द 17th जनवरी ऑफ 2023। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आज ही 17 जनवरी 2023 के इसी द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स सेक्शन को डेली न्यूज एनालिसिस को डिस्कस कर चुके हैं। हम उसमें एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस नहीं किए थे, तो हम इस वीडियो में एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और एडिटोरियल सेक्शन में हम देखते हैं 3 एडिटोरियल हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो इस एडिटोरियल सेक्शन में हम देख रहे हैं, एक तमिलनाडु में जो गवर्नर का एड्रेस था, उन्होंने एड्रेस बीच में छोड़कर चले गए, उससे रिलेटेड है। एक G20 की समिट की जो प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, उससे रिलेटेड एडिटोरियल है। और एक एडिटोरियल है स्पेशल इक्वलाइजर, जो कि साइबर थ्रेट से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं आज इन एडिटोरियल्स को। तो अगर हम देखें पहले एडिटोरियल को, तो दिस इज एन एड्रेस ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। ये PDT आचार्य इन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है। और ये कौन है? तो ये लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, यानी ये क्या है, एक भारत सरकार के पूर्व ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। तो इनकी बातों का जो इन्होंने लेख लिखा है, उसमें मेन पार्ट है कि इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने जो लिखा है एक्सपीरियंस बेस पर लिखा है। अगर हम देखें जो तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ, वहाँ पर गवर्नर का जो भी पार्ट है कि उन्होंने उसे स्किप कर दिया या जानबूझ करके किए या जानबूझ करके नहीं किए। तो इस समय हम देखते हैं कि जो 9 जनवरी 2023 का सेशन हुआ है, उसमें 65वें नंबर के पैरा को उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया। उस पैरा में एक्चुअल में था क्या, जिसको उन्होंने नहीं पढ़ा? तो एक्चुअल में उसमें था एक द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस और पॉलिसीज और इट्स रिच कल्चरल पास्ट। ये चीज़ें उसमें थी और वहाँ के कुछ लोगों के बारे में वहाँ पर बात की गई थी। एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें उनको समस्या ये थी, उनका कहना था कि द्रविडियन मॉडल ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत सरकार को एक यूनियन ऑफ इंडिया को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें गवर्नर का जो पर्सनल लाइक है, डिसलाइक है, वो पार्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या किसी कल्चरल रीजन को फॉलो करते हैं, इसका मैटर नहीं है। राज्यपाल एक न्यूट्रल पोस्ट है, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल यानी ए पॉलिटिकल पोस्ट है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद है, इसलिए उस पर कोई पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, हमें क्या देखना चाहिए, कोई वेल इस्टेब्लिश्ड मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फंक्शन है उसे उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, इसलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी तरीके से डेविएट नहीं होना चाहिए। ये कहना है इस एडिटोरियल के माध्यम से PDT आचार्य कहते हैं। इट इज़ कंप्लीट एड्रेस। आगे कहते हैं कि ये कंप्लीट एड्रेस है। इसका जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 176 में हमें मिलता है कि गवर्नर को ये मैंडेटरी है कि गवर्नर जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को जब कमेंसमेंट होगा, जो फर्स्ट सेशन होगा साल का, या जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद का जो फर्स्ट सेशन होता है, उससे गवर्नर ही एड्रेस करते हैं। इस एड्रेस का मतलब क्या हुआ? गवर्नर एड्रेस तो कर दिए, इस एड्रेस का मतलब ये होता है जनरली कि वो लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करते हैं, समन करते हैं कि इसमें लेजिस्लेचर को क्या क्या मैटर है जिस पर डिस्कस करना है, और उनकी आगे की फ्यूचर की पॉलिसी और प्लानिंग के बारे में बताई जाती है। साथ ही साथ उसमें जो पूर्व में सरकार ने कुछ काम किए हैं उन्हें भी इसमें एड्रेस किया जाता है। यानी इस तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट का इशू है, गवर्नमेंट का मैटर है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नर उसे एड्रेस करते हैं। ऐसा क्यों? हम देखते हैं कि जो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें प्रेसिडेंट के नाम पर शासन होता है और स्टेट में गवर्नर के नाम पर शासन होता है। अगर हम देखें तो जो गवर्नर उसमें एड्रेस करते हैं लेजिस्लेचर को, उसमें उन्हें कंप्लीट एड्रेस करना होता है। यानी जो भी गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बना करके एक एड्रेस के लिए दिया है डॉक्यूमेंट,
उसे कंप्लीट एड्रेस करना होता है, उसे स्पीच के रूप में पढ़ना होता है, उसे लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करना होता है, जिससे कि उस पर लेजिस्लेचर आगे चल कर के डिस्कस करेंगे और ये काम सारे लेजिस्लेचर का है, हाउस का है। तो यहाँ पर एक मामला ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है कि कब उसको डिस्कस किया जाएगा। तो गवर्नर का एड्रेस होता है, उसके बाद उसको हम जानते हैं जैसे इस समय शीत सत्र चलेगा, फिर बजट सेशन आता है, मानसून सत्र आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 होने चाहिए एक साल में। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया 2 सत्र के बीच जो पार्लियामेंट के सेशन होंगे या स्टेट असेंबली के सेशन होंगे उनमें अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन भारत में कन्वेंशन के तहत यहाँ पर 3 होते हैं। पहला अगर देखें तो बजट सत्र शुरू होता है, उसके बाद मानसून, फिर शीत सत्र, ये ग्रीष्म विंटर सेशन, बजट सेशन और मानसून सेशन चलते हैं। तो उसमें वो क्या करेंगे, इसे जैसे यहाँ पर एड्रेस हुआ तो अब इसी विंटर सेशन में उसे डिस्कस किया जाएगा। तो आर्टिकल 176 से देखें जिससे गवर्नर के पास पावर मिलती है, लेकिन आगे हम देखें तो उसमें एड्रेस करने की पावर 176 के तहत गवर्नर को है जो गवर्नमेंट देगी। लेकिन इसके साथ ही साथ देखें आर्टिकल 175 भी है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 175 विच से दैट द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेचर एंड फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। तो अगर उन्हें आवश्यकता पड़े तो वो मेंबर को कलेक्ट करके मेंबर को एड्रेस कर सकते हैं आर्टिकल 175 के तहत। लेकिन अगर हम देखें द गवर्नर्स एड्रेस अंडर आर्टिकल 175 इज नॉट ए मैंडेटरी एड्रेस अनलाइक आर्टिकल 176, यानी 176 मैंडेटरी है। जब भी कमेंसमेंट होगा स्टेट असेंबली का या नया सत्र शुरू होगा या जब इलेक्शन के बाद पहला सेशन होगा तो उसे गवर्नर करेंगे, ये मैंडेटरी है। लेकिन 175 मैंडेटरी नहीं है, ये अंतर है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो आर्टिकल 175 डज नॉट स्पीक अबाउट एनी डिस्कशन ऑफ द कंटेंट ऑफ सच एन एड्रेस। तो जो भी कंटेंट हैं 175 के तहत उसे डिस्कस करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन 176 की देखे जाए तो वहाँ पर उसमें मैटर जो भी हैं उससे सभी लेजिस्लेचर को डिस्कस करना है, फिर उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद उसे बिल को पास कराना होता है, तब वो कंप्लीट प्रोसीजर होता है। अगर हम देखें इसके रीजन बीच तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को पावर देने के लिए उन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उन लोगों ने ऐसा मैटर बनाया क्यों? ऐसा मैटर बनाने के पीछे रीज़न ये था कि जो 176 आर्टिकल है वो पॉलिसी और प्रोग्राम देख के तहत जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको अकाउंटेबल बनाएगा। किसके? लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल बनाएगा, यानी गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर के प्रति और लेजिस्लेचर को पब्लिक यानी जनता के प्रति। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी बन गई, किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति, विधायक के प्रति। लेकिन विधायक किसके प्रति हैं? जनता के प्रति। तो यहाँ से हम देखते हैं इनडायरेक्ट शासन की व्यवस्था चलती है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज द इसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर हम देखें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यही तो इसेंस है, सारांश है, यही मूल तत्व है, फंडामेंटल थिंग यही है कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और ये एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों की तरह डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सिस्टम के तहत ही गवर्नेंस को एडमिनिस्टर करना है। अगर आगे देखें तो जो गवर्नर एड्रेस करते हैं कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन पर ईच ईयर पर या इलेक्शन जब कंडक्ट होता है तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो मैंडेटरी है। इसमें मेन काम क्या हो रहा है? गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म कर रही है लेजिस्लेटिव प्रोग्राम के बारे में, वो क्या करें, उनका प्रीवियस ईयर में क्या क्या अचीवमेंट हैं और फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके एक आउटलाइन देते हैं जिससे कि सभी के मन में क्लियर हो जाए, फिर उसे पास कराते हैं। अगर देखें कंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें कंटेंट क्या मेनली रखे जाते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो जो एड्रेस होता है उसे गवर्नर ने क्या किया, RN रवि तमिलनाडु गवर्नर ने स्किप कर दिया। अगर देखें स्किप का जो पैरा है उससे क्या पता चलता है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग PDT आचार्य क्या कहते हैं कि इससे ये पता चलता है
कि अगर गवर्नर ने उसे एड्रेस नहीं किया, इसका मतलब है गवर्नर उसे अप्रूवल नहीं दिए हैं, एग्रीमेंट उनका नहीं है, यानी वो एग्री नहीं करते हैं और चूँकि उन्हीं के आधार पर शासन चला जाता है। तो हमने देखा जैसे कि M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उस पार्ट को उन्होंने बाद में बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस से निकलवा दिया। यानी उनका कहना था कि जो गवर्नर ने एड्रेस किया था, जो भी लाइनें, जो भी पैराग्राफ, वही कंटिन्यू रहेंगे, जो उन्होंने नहीं किया उसको उन्होंने कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो प्रोसीजर उस दिन हुआ था उससे निकलवा दिया। आगे देखा जाए तो गवर्नर को 176 में पावर दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है उसे प्रिपेयर करेगी, यानी उसको प्रिपेयर, जो एड्रेस होता है उसे प्रिपेयर करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके पास है, लेकिन राज्यपाल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके पास ये पावर नहीं है कि वो एड्रेस के लिए खुद डॉक्यूमेंट तैयार करें। इट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द पर्सनल व्यू ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर का उसमें कोई पर्सनल व्यू होता ही नहीं है। यानी वो जो एड्रेस दिया गया है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पे राष्ट्रपति के लिए हो, राज्य में राज्यपाल के लिए हो, पर्सनल व्यू उसमें कोई मतलब नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी और प्रोग्राम होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट की। यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उसको अपना एड्रेस देना है गवर्नर के माध्यम से, लेकिन उसके लिए गवर्नर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इवन ये भी कहा गया है कि गवर्नर उसमें कुछ भी एक वर्ड चेंज नहीं कर सकते, कामा भी नहीं चेंज कर सकते हैं, ये कहा गया। यानी सीधे देखा जाए तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर समस्या ये आती है, क्या उन्होंने विलफुली रीड करने से मना कर दिया? तो हाँ, उन्होंने रीड करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो मॉडल, द्रविडियन मॉडल एटसेट्रा वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है। उनका कहना था, मेरा कहना नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन देखें, आर्टिकल 176 का इंटरप्रिटेशन देखें, तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात सामने आती है। लेकिन गवर्नर के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है, उनका डिस्क्रिशन ही फाइनल होता है। आगे देखें आर्टिकल में क्या कहा गया है, सिटिंग ऑन ए बिल। अब इसके आगे थोड़ा सा गवर्नर को क्रिटिसाइज और ज़्यादा किया गया है, जैसे जो कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट टाइम में नहीं है उसको भी। जैसा देखा जाता है कि जो भी स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी कानून बनाती है, उससे फिर अप्रूव करना होता है गवर्नर को। तो गवर्नर क्या करते हैं, बिल पास हो जाता है तो उनके पास आता है साइन के लिए, जिससे कि वो कंसेंट दें, फाइनल कंसेंट देना होता है, लेकिन वो उसे रोक लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और इस आर्टिकल में कहा गया है कि एक्चुअल में गवर्नर क्या कर रहे हैं, वो उस पर सिटिंग करते हैं। सिटिंग ऑन ए बिल पास बाय द असेंबली विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो उसका प्रयोग न करके उसके साथ वो एक्चुअल में देखा जाए उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, तो अगर हम देखें तो गवर्नर के पास ये पावर है कि जब तक वो बिल को साइन नहीं करेगा तब तक वो एक लॉ का फॉर्म नहीं कंसिडर कर सकता है। अगर हम देखें आर्टिकल 200, तो आर्टिकल 200 में ये ऑप्शन दिए गए हैं गवर्नर क्या क्या कर सकता है। तो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर Article 200 require the governor to either give assent or withhold assent or send the bill back to the assembly for reconsideration। यानी वो क्या करें, उसे बिल को सहमति दे दें, एसेंट दे दें, विथहोल्ड अपने पास ही रख लें, यानी उसको साइन ही ना करें। वो जब विथहोल्ड कर लेंगे तो बिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एसेंट देंगे तो एक्ट बन जाएगा, और अगर उसे सेंड कर देंगे तो असेंबली क्या करेगी, रिकंसिडरेशन के लिए फिर से उस बिल को उसी तरीके से पास करेगी जिस तरह के से पहले पास किया था। और उसके बाद अगर पास हो जाता है तो गवर्नर को भेजा जाएगा और गवर्नर फिर उस पर साइन तब कर देते हैं। यानी अगर उन्होंने एक बार वापस कर दिया और दोबारा उनके पास वो चला गया, चाहे सेम फार्म में जाए चाहे मॉडिफाइड फार्म में जाए, तो उनको साइन करना पड़ता है। कभी कभी गवर्नर क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय के लिए उसे कुछ रेयर बिल होते हैं जो, और कुछ ऐसे प्रोविज़न भी होते हैं जहां उन्हें राष्ट्रपति महोदय को फॉरवर्ड कर देना पड़ता है। ही कैन आल्सो सेंड द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन सम केसेज। जो रेयर केसेज हैं वो कैसा हो सकता है, जैसे अगर हाई कोर्ट के जजेज के पावर के बारे में या कुछ ऐसा प्रोविज़न हो जो हाई कोर्ट से रिलेटेड हो, चेंज करना हो, और ऐसा लगे गवर्नर को कि इसमें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है, तो उसे प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। या कुछ ऐसा मामला हो जो कि कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित हो तो उसको भी वो भेज सकते हैं।
आर्टिकल 200 क्लियरली शो दैट द गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन ए बिल एंड दस फ्रस्ट्रेट द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज डन बाय द असेंबली। तो आर्टिकल 200 का इंटरप्रिटेशन ये भी कहता है कि गवर्नर या तो साइन कर दें बिल पर, या उसे विथहोल्ड कर दें, या राष्ट्रपति महोदय को दे दें, या असेंबली को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दें, लेकिन सिटिंग यानी उसको अपने पास रख लें, साइन ही न करें, न कुछ करें, ऐसा पावर उनके पास एक्चुअल में कहा जाए तो नहीं है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में अगर ऐसा काम होता है कि पार्लियामेंट ने जो बिल पास कर दिया उसे विथहोल्ड कर लिया किंग या क्वीन ने, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। यानी ब्रिटेन में अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया तो राजा या रानी जो भी है वहाँ पे उन्हें साइन करना ही करना है, नहीं करते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और इसलिए जब भी ब्रिटेन में करीब 16वीं शताब्दी से आज तक किसी राजा या रानी ने मना नहीं किया है और वो आज तक साइन कर देते हैं। तो ये ब्रिटेन का सिस्टम है, हमने ब्रिटेन के सिस्टम से ही एडाप्ट किया है, तो ये वहाँ का सिस्टम है। एंड ओपन चैलेंज नाउ, अब चैलेंज क्या है हमारे सामने, हम देखते हैं इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। फ्रॉम शमशेर सिंह 1974 टू नबाम रेबिया 2016, the Supreme Court has consistently held that governor can act only on the ad and advice of the Council of Ministers and cannot exercise any executive power independently, ignoring the elected government। तो हम देखते हैं 1974 में भी मामला क्रिएट हुआ था कि जब गवर्नर ने साइन नहीं किया, फिर नबाम रेबिया 2016 में भी हुआ है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने के कुछ मेंबर मिल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। अब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई ड्राफ्ट तैयार किया और असेंबली ने उसे पास कर दिया तो फिर गवर्नर को उस पर साइन करना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। नबाम रेबिया केस में कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, सच ए नॉमिनी कैन नॉट हैव एन ओवर राइडिंग अथॉरिटी ओवर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल who constitute the house or houses of the state legislature on being duly elected from their respective constitution and are even the executive government functioning under the council of ministers with the chief minister as the head। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है नबाम रेबिया केस में कि गवर्नर एक नामिनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नामिनी हैं, तो उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि ओवरराइड करें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो इसको पीपल ने चुना है। और फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेचर हैं उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया है। इस तरीके से अगर वो लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, सारी कानूनों का पालन करते हुए बिल पास करवा लेते हैं, तो गवर्नर को पूरा ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर साइन करें, उनको विथहोल्ड करने का पावर नहीं है। अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसी से रेफरेंस में भीमराव अम्बेडकर का क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इन प्रिंसिपल द सेम एज वी इंटेंड दैट इट शुड बी, दैट द गवर्नर शुड बी ए प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर विथ नो पावर ऑफ इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। तो प्रोविंस के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन उनको इंटरफेरेंस नहीं करनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है तब। द सुप्रीम कोर्ट हैड इन शमशेर सिंह said the constitution does not aim at providing a parallel administration within the state by allowing the governor to go against the advice of the council of minister। तो सुप्रीम कोर्ट का शमशेर सिंह मामले में भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्टेट में पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चलेगी, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही सर्वे सर्वा है, ऑन पेपर गवर्नर है, लेकिन गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना है। वो अगर कोई बिल पास करवाते हैं तो उसे साइन करने का पावर गवर्नर को दिया गया है, पर उसको सही तरीके से प्रयोग करेंगे। दीज आर वाइसेज ऑफ विजडम विच शुड बी हीडेड टू इफ़ वी वांट टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। तो इंटीग्रिटी का सिस्टम का प्रिजर्व करना है, बचाए रखना है, कंटिन्यू करना है, फ्रीडम को एंजॉय करना है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी विल फुली क्रॉस द लाइन एंड ओवर स्ट्रेन द सिस्टम, डेमोक्रेसी विल बी इन पेरिल।
तो जो आर्टिकल है इसके माध्यम से कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऐसा करते हैं तो हमारे किसी न किसी रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, डेमोक्रेटिक जो हम रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक सॉवरेन कंट्री है, इसको ये नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो ये था इस आर्टिकल का इसेंस। तो नेक्स्ट आर्टिकल है लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। इस आर्टिकल में हम देख रहे हैं जो भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इसी से रिलेटेड एक दिन ये आर्टिकल और छपा था, लेकिन आज फिर से है, थोड़ा सा इसे हम और देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ समिट, ग्लोबल साउथ की बात की थी। ग्लोबल साउथ में कौन आते हैं? जो कंट्री विश्व में डेवलप्ड हैं और अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं, 3 कैटेगरी है। अगर इसे हम 2 कैटेगरी माने, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री, तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है और जो डेवलप्ड हैं उन्हें ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। तो अगर देखें भारत के पास इस समय अपॉर्चुनिटी है, तो भारत ने हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, जैसे भारत विश्व की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 हैं, 5 मेंबर हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 कंट्री है। G7 में देखें तो ये 5 कंट्री के साथ साथ जापान और इटली को अगर हम जोड़ दें तो ये G7 हो जाते हैं। तो अगर हम देखें, नहीं, G7 में कनाडा है, कनाडा और जापान जोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो स्थिति है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनका फोकस अलग होता है, हमारा फोकस अलग होता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही कहना है कि चैलेंजेस ऑफ द कोविड-19, जैसे कोविड-19 की चैलेंज आई, जो फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ रही है, फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जैसे पिछले साल अजरबैजान आर्मेनिया में लड़ाई हुआ, अब के साल रूस और यूक्रेन में हो रहा है, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, इन सब में उपद्रव होते रहते हैं। फिर अफ्रीका के बहुत सारे देशों में हो रहे हैं, म्यांमार में है, श्रीलंका का गृह युद्ध है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं। भारत चाइना का भी टेंशन 2 बार हो चुका, और अगर हम 2017 की बात करें तो तब भी हुआ था, डोकलाम को लेकर के, गलवान को लेकर के, आपकी बात तवांग को लेकर के। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो पॉलिटिक्स हो रही है ये हमारे डेवलपमेंट में बहुत बाधा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर क्या कहते हैं? इंडिया नीड्स टू इन्विजन ए कॉमन फ्यूचर विद द ग्लोबल साउथ एंड एक्नॉलेज इंडियाज कॉमन पास्ट विद द ग्लोबल साउथ में एनी ऑफ हुम हैव सफर्ड कॉलोनियलिज्म। तो जो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, जैसे लैटिन अमेरिका है, तो पूरा जो है वो कॉलोनी किसी न किसी कंट्री का, कोई ब्रिटेन का था, कोई फ्रांस का, कोई नीदरलैंड का, कोई किसी अन्य कंट्री का, कोई स्पेन का, कोई पुर्तगाल का, अफ्रीका के भी यही हालत है, एशिया के सभी देशों, तो सभी लोग कॉलोनियलिज्म से सफ़र किए हुए हैं। अगर बात करें भारत और जो 125 कंट्री हैं, 134 कंट्री में से 125 कंट्री, तो ये लोग जो मिलकर G77 हैं, G77 ने एग्री किए हैं कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल लैंडस्केप, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों पर देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप फ्रैगमेंटेशन हो रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स टेंशन हो रहे हैं, ग्रेन का एक्सपोर्ट और गैस और ऑयल, फर्टिलाइजर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा है जो भारत हमेशा उठाता रहा था, टेररिज्म का। जो टेररिज्म है स्पेशली पाकिस्तान द्वारा प्रमोटेड होता है, स्पॉन्सर किया जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट सामने नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अब देख रहे हैं हम टेररिज्म पूरे वर्ल्ड की समस्या बन रही है। वर्ल्ड के कोई भी कंट्री अब इससे बचा हुआ नहीं है, हर कंट्री को इसका एक डर बना रहता है हमेशा कि कहीं उसके ऊपर उसके नागरिक के ऊपर टेरर अटैक न हो जाए। फर्स्ट वर्ल्ड व्यू ऑफ expediting climate change global at the cost of development, ensuring immigration and work mobility for skilled population of the global south and resilient renewable energy access। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड कौन है? जो एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज हम झेल रहे हैं, हम इमिग्रेशन झेल रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड की कुछ ज़्यादा ही समस्या है। तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ मोबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पर स्किल्ड पॉपुलेशन को, ग्लोबल साउथ के जो स्किल्ड पॉपुलेशन है
उन्हें कहीं आने जाने में सहूलियत होनी चाहिए। अगर हम देखें मिनिस्टर ऑफ स्टेट अफेयर मीनाक्षी लेखी, ये क्या की क्यूबा में विजिट की हैं और G77 की चेयरपर्सन बनी है, चेयरपर्सनशिप को अटेंड की है। लेकिन ये ग्रुप ऐसा है जिसमें भारत को अवॉइड किया था, इसने भारत को अवॉइड पहले कर रखा था। इसके अलावा देखें हम भारत में इनविटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट नैम को फाउंडर रिपब्लिक डे, तो हम क्या कर रहे हैं, इजिप्ट जो है नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसका को फाउंडर इजिप्ट है, भारत, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया, इन कंट्री ने मिल करके उसको फाउंडेशन किया था। और बाद में बहुत सारे कंट्री ऐड हो गए थे जो कहे कि हम न रसिया या अमेरिकन किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। ऑफ नोट वेयर सम ऑफ द समिट एक्सक्लूजन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इस समिट की बात की जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बाहर किया गया है, लेकिन म्यांमार को इसमें सम्मिलित किया गया है। रीज़न ये है कि हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में भारत के उल्फा संगठन बहुत एक्टिव है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास म्यांमार की मिलिट्री का सहयोग लेना अति आवश्यक है। इसलिए भारत म्यांमार में भले ही डेमोक्रेसी की स्थिति इस समय नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया है और मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है, फिर भी भारत उसे इनवाइट कर रहा है। रीज़न ये है कि हमको अपने बॉर्डर पर टेररिज्म से भी लड़ना है। इसलिए पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में हमें इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हमारे साथ कोऑपरेशन कितना है। अब किसी देश में डेमोक्रेसी ना हो इसका ये नहीं मतलब है कि हम उससे कोऑपरेट नहीं करेंगे। इट इज़ होप्ड दैट द कलेक्टिव साउथ साउथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इशू विल लीड टू द मोर इंक्लूसिव मीटिंग एट द समिट लेवल, तो ये माना जा रहा है कि हम जो है साउथ एशिया कंट्री जो हैं या जो ग्लोबल साउथ के कंट्री इनका कुछ हम कंक्लूजन निकालेंगे। इंडिया की बात करें तो फॉर इंडिया टू बी हर्ड एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एट G20, तो भारत जो है G20 एक पूरे ग्लोबल साउथ का एक आवाज़ के रूप में सम्मिलित होगा, इनकी अपनी आवाज़ होगी जो भारत एक लीडरशिप देगा। इस क्रम में नेक्स्ट आर्टिकल है सोशल इक्वलाइजर। हम जान रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि उन्होंने 2600 करोड़ 2600 करोड़ रुपीज़ को जो है प्रोवाइड किया है बैंकों को इंसेंटिव किस लिए दिए हैं कि जिससे डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उस पर उन्होंने अपना फोकस लगाया है और ये एक वेलकम स्टेप है। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि जो अमाउंट है रुपीज़ है ये एक गवर्नमेंट के नज़र में रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, और जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ब्लैक मनी पर रोक लगाया जा सकता है, तो ये अति आवश्यक है। अगर रिजर्व बैंक की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ने विजन 2025 बनाया है, डॉक्यूमेंट किया है बनाया, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, पेमेंट सिस्टम फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो उसके डॉक्यूमेंट को उन्होंने टाइटल दिया है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करेगा, उसे प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा, समाज के हर वर्ग उसमें सम्मिलित हो सकता है। और अगर हम देखें यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट का मेथड है ये पीपल जो है बहुत ज़्यादा इससे कनेक्ट हो रहे हैं, हर दिन कनेक्ट हो रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो ट्रांजैक्शन है इसका कास्ट हमको बहुत लो रखना चाहिए या सरकार को इसे बियर करना चाहिए। सरकार क्या करती है, हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं कार्ड से तो सरकार उस पर पैसा लेती है, या जो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, रुपए हैं, ये सब पैसा लेते हैं, लेकिन सरकार को इससे कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें, इससे देश का ही फायदा है। अगर हम देखें UPI ने इस दिशा में बहुत ही बड़ा कदम उठाया और सारा जो ट्रांजैक्शन है उसका लिंचपिन इस समय वही बन गया है। और अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो UPI फैसिलिटेड ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो लगभग 783 करोड़ हुए हैं, और जो इसका कुल वैल्यू देखा जाए तो 12.8 करोड़ रुपए, यानी कुल दिसंबर में सिर्फ एक महीने में 12.8 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और कुल 783 करोड़ रुपए 783 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। बहुत बड़ा संख्या है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में डिजिटल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर हम देखें वॉल्यूम के हिसाब से, while this was 71% jump in volume and a
55% इंक्रीज इन द वैल्यू फ्रॉम द ईयर अर्लियर। पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो 71% बाई वॉल्यूम और अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो 55% अमाउंट इंक्रीज हुआ है। इससे हम देखते हैं कि यूपीआई वॉल्यूम लास्ट मंथ जो है 54% इंक्रीज हुए थे। 2017 में 54%, 54 गुना 2017 की तुलना में अगर देखा जाए तो पिछले महीने तक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 54 गुना बढ़ गए हैं। एंड स्टेगरिंग 98.6 फोल्ड ऑफ द वैल्यू 5 ईयर अर्लियर। और 5 सालों में हम क्या देख रहे हैं, 5 सालों में 54 गुना बाई वॉल्यूम बढ़े हैं और 98.6 फोल्ड इन टाइम्स ये कास्ट में वैल्यूम भी बढ़ गए हैं। अगर एडाप्शन की बात की जाए तो डिजिटल मेथड जो भी एडाप्ट किए जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा हम देखते हैं इसमें प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रोथ हुआ जब कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। उसके बाद ये बहुत ही तेज़ी से पेमेंट प्रोग्रेस हुआ और यूपीआई सिस्टम इसको बैकिंग किया, सपोर्ट दिया, जिससे कि रुपए कार्ड का डेबिट और क्रेडिट कार्ड ने इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिए और वीज़ा मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को भी रुपए ने बहुत ज़्यादा टक्कर दिया और रुपए को फिर भारत ने भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। इससे पता चलता है कि हमारी साख क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही है। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो द बैंकिंग सेक्टर एक्टर हाउएवर हैव बीन एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज इन लीवरेजिंग द पेमेंट इकोसिस्टम। बैंक वाले क्या करते हैं, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिस्प्रपोर्शनली हाई देन द इनटेक इन द बिग टेक रिवाल। एक्चुअली हम जानते हैं कि बैंक वाले चाहते रहे हैं कि उनका जो पेमेंट हो वो प्राइवेट कार्ड से यानी वीज़ा मास्टर कार्ड के साथ हो, रुपए के साथ वो नहीं करते हैं। क्यों? उनका कमीशन कम होता है, इसलिए बैंक सिस्टम थोड़ा सा सपोर्ट कम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट न्यू इंसेंटिव एम टू लेवल फील्ड बाई ऑफरिंग पेमेंट इन लीव ऑफ द कमीशन फारगोन बाई लेंडर इन द वेविंग द मर्चेंट डिस्काउंट रेट दे वुड अदरवाइज। जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, एमडीआर जो होता है, वो बैंक वालों को चाहिए होता है। तो चूंकि सरकार जब इंसेंटिव देगा तो उसको कम करेंगे, तो एमडीआर अगर कस्टमर से नहीं लिया जाएगा तो इससे क्या होगा, फ़ायदा ज़्यादा रहेगा और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे। स्टिल चैलेंज अबाउंड पॉलिसी मेकर नीड टू अर्जेंटली रिंग फेंस द वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल स्पेंडिंग डाटा बीइंग जनरेटेड एंड कंस्टेंटली इनहांस सिक्योरिटी टू सेफगार्ड द पेमेंट सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट। तो इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि सरकार जो है साइबर थ्रेट से साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हांस करे, मजबूत करे, जिससे कि किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड न हो पाए। ये इस समय की डिमांड है, टाइम ऑफ नीड ऑफ द आवर है। तो ये था हमारा द हिंदू का एडिटोरियल आज का 17 जनवरी 2023 का। तो करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये रहा एडिटोरियल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।